नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। कोरोना वायरस ने किस कदर देश ही नहीं पूरी दुनिया को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया है और 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेने वाले कोविड-19 ने करीब 3 लाख लोगों की जान ले ली और अब महा आर्थिक मंदी पैदा करने की फिराक में। तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, काल बना कोरोना। भारतीय अर्थव्यवस्था को अब पंख लगेंगे, यह कहना गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान करने के बाद लोगों में नया उत्साह भर दिया है, जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे चरण की घोषणाओं में छोटे किसान, प्रवासी मजदूर समेत तमाम वर्गों के लिए राहत का ऐलान किया। पहले रिपोर्ट देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी देते हुए प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों के लिए अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है और अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम देने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्हें अगले 2 महीने तक फ्री राशन देने की घोषणा भी की। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार मुफ्त किया जाएगा। राहत पैकेज का दूसरा चरण छोटे किसान और प्रवासियों को राहत। 3 करोड़ छोटे किसानों को कर्ज दिए गए। किसानों को 4 करोड़ की मदद राशि दी गई। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। 31 मई तक किसानों को ब्याज पर छूट दी गई। रेहड़ी पटरी वालों को भी मदद दी जा रही है। गांव गरीब और वंचित सबकी मदद कर रहे हैं। गरीबों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए 86,600 करोड़ के लोन। सहकारी ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़। सरकार ने राज्यों को 11,000 करोड़ दिए। प्रवासी मजदूरों के लिए 11,000 करोड़ दिए गए। राज्य को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी। गरीबों के लिए पैसा पोर्टल शुरू। शहरी क्षेत्रों में शेल्टर होम शुरू किए गए। सरकार ने बढ़ाई 20 रुपए दिहाड़ी मजदूरी। सरकार ने दिहाड़ी मजदूरी 202 रुपए की। 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में ESI की सुविधा। असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी की सुविधा। मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का ऐलान। एक देश एक राशन कार्ड से 67 करोड़ लोगों का फायदा। कोरोना से जंग में देश अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने मजदूर, किसानों और गरीबों समेत हर छोटे बड़े क्षेत्र को बड़ी राहत दी है और बेपटरी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं से पहले बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए राहत फंड जारी किया। इस मौके पर खासकर MSME पर फोकस रखा गया। वित्त मंत्री ने करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ा दिया। साथ ही TDS की दरों में कटौती का भी ऐलान किया है। पहले कोरोना वायरस और फिर लॉकडाउन की वजह से बेपटरी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज दिया, जिसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए राहत फंड जारी किया। इस मौके पर खासकर MSME पर फोकस रखा गया। वित्त मंत्री ने करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को भी बढ़ा दिया। साथ ही TDS की दरों में कटौती का भी ऐलान किया। वित्त मंत्रालय की बड़ी घोषणा है। MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। 100 करोड़ वाली MSME यूनिट को लोन में राहत। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन। विदेशों की जगह देसी कंपनियों को मिलेगा काम। 15,000 रुपए से कम वेतन वालों का EPF सरकार देगी। 72 लाख कर्मचारियों को
ईपीएफ में राहत, एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्कीम, बिजली कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की राहत, सरकारी ठेकेदारों को 6 महीने का विस्तार दिया जाएगा, निर्माण कार्यों को 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन, टीडीएस में 25% की कटौती होगी, आईटीआर भरने की तारीख को 30 नवंबर 2020 किया गया। इस पैकेज का फैसला गंभीर चर्चा के बाद लिया गया है, जिससे देश की आर्थिक हालत सुधर सके और ऐसे में राहत पैकेज मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो 2 चरणों में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का सेक्टर वाइज जानकारी दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि किस सेक्टर को किस तरह से कितनी राहत दी गई है। और इस पूरे राहत पैकेज के आकलन के लिए हमारे साथ इस वक्त आकृति भाटी, इकोनॉमिस्ट, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकृति भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। शुक्रिया। आकृति जी, समझना चाहूंगा, जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया और बीते दिन और आज 2 चरणों में अलग अलग सेक्टर्स को किस तरीके से फायदा पहुंचाने की सरकार की कोशिश रही है, इसका भी जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी कि कितना बेहतर ये जो राहत पैकेज है वो होगा इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए। देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 20 लाख करोड़ है जिसको 10% बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसी बात पे ही पूछना चाहिए कि ये जो पिछले पैकेजेस थे उसको कितना रीपैकेज करके ये प्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरी बात कि जब जो आरबीआई की बहुत बड़ी रकम है इसमें मौजूद, उसको आप इस तरीके से रिलीफ या स्टिमुलस पैकेज में नहीं गिन सकते, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है देखने का कि जो लिक्विडिटी के लिए पैसा जाता है वो बैंकों में लोन्स के लिए दिया जाता है, वो जनता के हाथ या जेब में डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है। लेकिन रिलीफ का जो पैसा होता है वो डायरेक्टली जनता तक पहुंचता है। अभी जो सबसे बड़ी हमें संकट दिख रही है वो इतने बड़े तादाद पे जो मजदूर वर्ग है, जो प्रवासी मजदूर है, जो अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोविड से नहीं बल्कि भूखमरी से हमें मौतों के और हादसों से देखने को मिल रहा है कि जो मौतें हो रही हैं, वो एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे बड़ा आ रहा है वो उन मजदूरों पे आ रहा है। जी आकृति भाटी जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं यही पूछना चाह रहा था जिसका जिक्र आपने अपने जवाब में किया, क्योंकि तमाम ऐसे खर्चे, अगर आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरीके से जो किसानों के लोन हैं जो दिए गए हैं मार्च अप्रैल के महीने में, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो इश्यू किए गए हैं, वो तमाम चीजें, वो तमाम खर्चे जो बजट में प्रस्तावित थे उनको रिपैकेज करके, जैसा आपने कहा कि बताया गया, तो क्या इसको असल में राहत पैकेज कहना उचित होगा? अभी तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मेक इन इंडिया भी स्कीम रही थी, एमएसएमईज के ऊपर फोकस रहेगा, ये अभी कोई नई बात नहीं हो रही है। ये पिछले जब से ये 2 टर्म से जो सरकार एक बार फिर रीइलेक्ट हुई, एमएसएमईज की बात हुई थी, लेकिन अब देखते आ रहे जितनी पॉलिसीज है, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी, उसका जो प्रभाव रहा है लघु उद्योगों पे, छोटे उद्योगों पे, वो सबसे ज्यादा कठोर रहा है, वो सबसे ज्यादा उस पे अटैक हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी तक हमारे पास कुछ भी प्रमाण इस बात का नहीं है कि इस बार ये वर्क करेगा ये पैकेज। और दूसरी बात ये है कि हाँ, ये बात जरूर है कि कोविड में ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राशन भी अभी प्रोवाइड करने में नासफल रहे हैं। उसके ऊपर भी अभी कुछ छूट आई है कि जो पोर्टेबिलिटी की बात की गई है कि कहीं पे भी वो राशन कार्ड से वो उसको अवेल कर सकते हैं राशन को। तो तीसरा कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर इनका अच्छा बिल्कुल भी रोल रहा नहीं है। चाहे आप कोई भी स्कीम उठाकर देख लीजिए, अभी तक वो बहुत बुरे तरीके से फेल हुई है। रही बात आपके ये जो अभी नए प्रस्ताव आए हैं एमएसएमई में छूटों का, ये अभी तुरंत राहत नहीं देगा। राहत देता डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, राहत देता मनरेगा में एक बहुत बड़ा अगर एक्सपेंशन देखा जाता वो राहत देता। लेकिन हम देखते हैं कि न्यूनतम वेतन को 202 कर दिया है, इसको बताया गया कि बढ़ाया है, लेकिन अगर आप इसको इन्फ्लेशन से कंपेयर करेंगे तो ये दरअसल सिर्फ इक्वल ही नहीं बल्कि कुछ लोअर ही दिखेगा आपको। जबकि अनूप सतपटी की जो रिपोर्ट जिसमें लेबर का जो मिनिमम वेज था वो 375, ये खुद गवर्नमेंट की ही कमेटी से प्रस्ताव रखा गया था। तो देखा जाए तो वो और ज्यादा, आप सोच सकते हैं कि 200 रुपए में क्या पूरा जीवन, क्या पूरा दिन निकल सकता है क्या? ये जो, और अभी इन्होंने जो छूट दी है वो ठेकेदारों को छूट दी है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स
जो पैकेज में आने चाहिए थे वो अभी भी उससे छूटे हुए हैं, जी। क्योंकि जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज है, मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, तो ये जो बात कर रहे हैं कि ये जी, मजदूरों के लिए ये राहत मजदूरों के आया लिए है, जो ये ऐलान कोई किया है, जो बड़े लेवल दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने की बात की है, उस पर एक गंभीर सवाल है। आकृति जी, एक और ये सवाल, क्योंकि एमएसएमई का जिक्र बीते दिन से लगातार हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर जहां से 60 से 70% रोजगार आता है, और उसको कितना बड़ा एक डैमेज पहुंचा है कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एमएसएमई को आर्थिक आश्वासन की लोन दे दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन राहत पैकेज में दिया गया है। लेकिन एमएसएमई इस सेक्टर का एक बड़ा जो तबका है वो पहले ही या तो लोन में दबा हुआ है, ऐसे में पहले से ही उसके ऊपर ईएमआई का बोझ है। तो क्या वो दोबारा इस तरह की कंपनीज या जो उद्योग हैं वो दोबारा लोन लेंगे? क्या वो इस तरह का भार उठा पाएंगे? और क्या ये व्यवस्था जो बनाई गई है ये एमएसएमई सेक्टर को वापस पटरी पर लेने आने में सक्षम है क्या? बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है कि इस पर एटलीस्ट फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये सत्य है कि इस पे बहुत जरूरी है कि ध्यान दिया जाए। और लेकिन सच ये भी है कि अभी तक जो सबसे बड़े आक्रमण हुए हैं वो इन्हीं लघु उद्योगों पर हुए हैं। रेहड़ी पटरी की बात चल रही है, ये लघु उद्योगों की बात चल रही है, लेकिन अभी तक चाहे वो जब डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से इनको जो नुकसान पहुंचा है वो कई साल इन्हें पीछे लेके जा चुका है। ये रजिस्टर्ड नहीं है, इनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी अभी नहीं है। लोन अगर ये लेने जाते भी हैं तो वो इतनी आसानी से उन्हें मिल नहीं पाता, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था भी अभी पूरी तितर बितर है। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो बैंकिंग आकृति जी, मेरा आखिरी सवाल है, समय की कमी है, थोड़ा कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। कैश लिक्विडिटी को लेकर जो आप बात कर रही थी कि लोगों के हाथों में डायरेक्ट पैसा पहुंचाना होगा, क्योंकि अभी लोगों के पास खर्चने को पैसा नहीं है, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। अब ऐसे में डिमांड और सप्लाई में जो अंतर आया है, क्या जो ये राहत पैकेज है वो उस अंतर को मिटा पाएगा? देखिए, अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी कोविड क्राइसिस के बीचों बीच ही हम बैठे हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो अगर कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चालू होती भी हैं, तो उसकी क्या तैयारी है ये भी हमें पता नहीं है कि कितना जल्दी ये पटरी पर आएगा। इसमें अभी और महीने लगेंगे। तो अभी तुरंत खाने के जो ताजा खाने वाले लोग हैं वो अभी भी बिल्कुल गंभीर स्थिति में है, आत्मनिर्भर नहीं है। स्थिति गंभीर है, आत्मनिर्भर अभी नहीं है, जिसका जिक्र मोदी सरकार कर रही है, वित्त मंत्री कर रहे हैं। अभी आत्मनिर्भर होने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के हाथों में खर्चने के लिए पैसा हो, डिमांड और सप्लाई की जो एक चेन है, जो एक सामंजस्य है, वो वापस बैठ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आकृति भाटी जी इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। यह रकम पाकिस्तान की ओर से 2019 में पेश किए गए कुल बजट का 6 गुना है। तो रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि राहत पैकेज कितना राहत देने वाला है। कोरोना की मार से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। ये रकम पाकिस्तान की ओर से 2019 में पेश किए गए कुल बजट का 6 गुना है। साल 2019 में पाकिस्तान सरकार ने 7022 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया था। भारतीय रुपए में ये रकम करीब 3.30 लाख करोड़ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का 1 रुपया भारत के 47 पैसे के बराबर है। इस लिहाज से भारत का राहत पैकेज पाकिस्तान के बजट से 6 गुना ज्यादा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस महामारी के खिलाफ जंग जारी रखने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद भी रखी और ताजा आर्थिक हालातों से निपटने के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का जो 20 लाख करोड़ रुपए बनता है, इसे विशेष आर्थिक राहत पैकेज निर्धारित किया है। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को
20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कई देशों की जीडीपी के मुकाबले राहत पैकेज। जापान 21.10%, अमेरिका 13%, स्वीडन 12%, जर्मनी 10.70%, भारत 10%, फ्रांस 9.30%, स्पेन 7.30%, इटली 5.70%, ब्रिटेन 5%, चीन 3.80%। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस लिस्ट में अपनी जगह भी नहीं बना पाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज का ऐलान कर इस जंग को मजबूती से लड़ने, साथ में देश को पूरी ताकत से खड़ा करने का आह्वान किया है, जो देशवासियों में नई ऊर्जा भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दुनिया को चलाने वाले 3 महासंगठनों ने जो चेतावनी दी है वो इससे भी खतरनाक है। WHO ने तो साफ कह दिया है कि कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के गरीब देश महाभुखमरी की कगार पर खड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के देश कोविड-19 की मार से सिसक रहे हैं और करीब 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेने वाली कोरोना वायरस ने करीब 3 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन दुनिया को चलाने वाले 3 महासंगठनों ने जो चेतावनी दी है वो इससे भी खतरनाक है। WHO ने तो साफ कह दिया है कि कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के गरीब देश महाभुखमरी की कगार पर खड़े हैं। इसके अलावा दुनिया भर में नौकरियां जाने का सिलसिला जारी है। वह इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये 1930 में आए सबसे बड़े आर्थिक संकट से भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर खड़े हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन ठप हो गई है, जिसका असर गरीब देशों में देखने को मिल सकता है। दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जो भुखमरी की कगार पर हैं और UN ने जिन 9 देशों की लिस्ट बनाई है उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। वहीं UN ने दुनिया से पैसे इकट्ठा करने की अपील की है ताकि लाखों लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। अगर कोविड-19 गरीब देशों में पहुंच गया तो खतरा बेहद बड़ा होगा। हालांकि ये पैसा कहां से आएगा जब दुनिया भर की सरकारों के खजाने खाली हो गए। वहीं अर्थव्यवस्था चौपट होने के डर से अब सभी देश लॉकडाउन की शर्तें हल्की कर रहे हैं, लेकिन WHO की चेतावनी के मुताबिक अगर लॉकडाउन में ढील ज्यादा दी गई तो कोरोना वायरस और हावी हो सकता है। ऐसे में डर सताने लगा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस और कितना नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारत में प्रति 4 व्यक्ति एक हमेशा बेरोजगार रहेगा। जी हां, ये हम नहीं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सर्वे रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक देश में बेरोजगारी दर 27.11% के पार पहुंच गई है। तकरीबन 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है और भी जा सकती है। हम सबको कोरोना के साथ जीना और आर्थिक मंदी से बचने के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति में से एक हमेशा बेरोजगार रहेगा। ये हम नहीं बल्कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सर्वे रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक देश में बेरोजगारी दर 27.11% के पार पहुंच गई है। तकरीबन 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। वहीं लॉकडाउन के चलते IMF और स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत की विकास दर को 2% से भी कम रहने का अनुमान जता रही हैं, जबकि मूडीज एजेंसी के मुताबिक विकास दर 0.2% तक रह सकती है। आपको बता दें कि लॉकडाउन
हर महीने जीडीपी ग्रोथ में 1.5 से लेकर 2% की गिरावट करता है, लेकिन सरकार के सामने मांग को बनाए रखने की चुनौती है। इसके लिए रोजगार के अवसर मुहैया करवाने होंगे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र में फिलहाल संभावना कम दिख रही है। वहीं सिर्फ कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जिसे कोरोना वायरस तहस नहस नहीं कर पाया। खाद्यान्न, फल, सब्जी और डेयरी उद्योगों के ट्रेंड को देखें तो ये जीडीपी के 20% को पार कर सकता है। पिछले 5 साल में कृषि और सहयोगी क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 से 5% के बीच रही है। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज से देश के हालात कुछ बेहतर होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जनता टीवी पर खबरें जारी।